शुरुआत से पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक नई पेशकश। अब से हर रोज रात 10 बजे आप देख सकते हैं ललन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर जरूरी खबर। सूचना समाप्त। अब आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साल 2022 का बसंत, एक पुरानी कहावत दोहराई गई, एक युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। युद्ध हो रहा था सुदूर यूरोप में, लेकिन सभी युद्धों की तरह इस युद्ध ने भी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक वो जो यूक्रेन की तरफ थे, एक वो जो रूस की तरफ। भारत किस तरफ था? विश्लेषकों की माने तो भारत बार बार सिर्फ शांति की बात करता रहा। पश्चिम से जो आवाजें उठी उनमें कहा गया कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है। भारत के प्रति इस सोच का कारण यूं ही नहीं है। आजादी के बाद वक्त वक्त पर भारत ने युद्धों के बीच शांति की कोशिश की है। आज बात इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जब भारत ने उस युद्ध में मध्यस्थता की जिसमें एक तरफ चीन और सोवियत रूस थे तो दूसरी तरफ अमेरिका। जी हाँ, हम बात करें साल 1950 से 1953 के बीच हुए कोरिया युद्ध की। जब ये युद्ध शुरू हुआ, भारत को आज़ाद हुए महज 3 साल हुए थे। इसके बावजूद भारत ने अपनी फौज भेजी, लड़ने के लिए नहीं, शांति के लिए। आपको बताते हैं कि कोरिया युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, क्यों कोरिया के लोग भारतीय सैनिकों को मरून टोपी वाले मसीहा कहकर बुलाते थे, और क्यों इस युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के 80 सैनिकों को भारत लाया गया। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। भारत के इस युद्ध में कैसे एंट्री हुई, इससे पहले जान लेते हैं कोरिया युद्ध की कहानी। 20वीं सदी के एकदम शुरुआती सालों की ये बात है। एशिया महाद्वीप में एक जमीन के टुकड़े के लिए दो औपनिवेशिक ताकतें आपस में भिड़ गईं। जमीन का एक टुकड़ा था कोरियन प्रायद्वीप, जिस पर कब्जे के लिए जापान और रूस के बीच जंग हुई। जीत जापान की हुई, उसने कोरिया को गुलाम बना लिया। कहने को कोरिया का अपना शासक था, लेकिन पूरी ताकत जापान के हाथ थी। 1926 में ये शासक भी मर गया और कोरिया पूरी तरह जापान के कब्जे में आ गया। कोरिया पर जापान का शासन साल 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही कोरिया भी उसके कब्जे से निकल गया। कोरिया का भविष्य अब अधर में लटका हुआ था। इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, जिसमें आमने सामने थे सोवियत रूस और अमेरिका। दोनों ने आपस में तय किया कि कोरिया को आधा आधा बांट लेंगे। अगस्त 1945 में कोरिया के बीचों बीच लकीर खिंच गई। अमेरिका के पास गया साउथ का हिस्सा यानी साउथ कोरिया, सोवियत के पास आया नॉर्थ का हिस्सा यानी नॉर्थ कोरिया। दोनों ही देश अपने अपने हिस्सों को कंट्रोल कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम इल सुंग की हुकूमत थी। 1950 में उन्होंने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में उन्हें चीन और सोवियत रूस का साथ मिला। चीन में कुछ साल पहले तक कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच लड़ाई भी चल रही थी। इसमें कोरिया के तकरीबन 50,000 सैनिक कम्युनिस्टों के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे। चीन में माओ की जीत के बाद ये सैनिक उत्तर कोरिया चले गए ताकि किम इल सुंग के पक्ष में लड़ाई कर सकें। दूसरी तरफ रूस के तानाशाह स्टालिन भी किम इल सुंग को हथियारों से मदद पहुंचा रहे थे। लिहाजा इस लड़ाई में दक्षिण कोरिया कमजोर होने लगा। किम इल सुंग ने एक एक कर दक्षिण कोरिया के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस हार से परेशान था। उसने संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करवाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए सेना भेज दी। अमेरिका के आते युद्ध का पासा पलटने लगा। नॉर्थ कोरिया के शहरों पर अमेरिका ने जमकर बमबारी की। अंदाजा है कि अमेरिका ने करीब 6.25 लाख टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया नॉर्थ कोरिया के ऊपर। इनमें लाखों निर्दोष मारे गए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके डीन रस्क ने एक बार कहा था, नॉर्थ कोरिया में जो भी हिलती डुलती चीज दिखी उन सब के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया। लगने लगा था कि अमेरिका जल्द ही नॉर्थ कोरिया पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन तभी चीन के सैनिक इस युद्ध में उतर गए। लड़ाई लंबी खिंचने लगी। दोनों पक्ष समझ गए थे कि युद्ध यूं ही चलता रहा तो सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन युद्ध रुके कैसे, समझौता कैसे हो? पहला मुद्दा था बॉर्डर का। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा कैसे तय हो। कई राउंड की बातचीत के बाद इस समस्या का हल निकाला गया। तय हुआ कि 1945 वाली सीमा रेखा ही मानी जाएगी। यहाँ पर मसला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर इससे भी बड़ी समस्या सामने आ गई। युद्ध के दौरान दोनों खेमों में युद्धबंदी कैद थे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 1,70,000 सैनिकों को बंदी बना रखा था। समझौते के तहत इन युद्धबंदियों की अदला बदली होनी जरूरी थी, लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका अड़ गया। उसका कहना था कि कई सैनिक वापस चीन या उत्तर कोरिया नहीं जाना चाहते, ऐसे में वो जबरदस्ती उन्हें एक कम्युनिस्ट सरकार को नहीं सौंप सकता। यहीं से इस युद्ध में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। नेहरू
गुटनिरपेक्षता की नीति फॉलो कर रहे थे। इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, भारत वोटिंग से गैर हाजिर रहा। अमेरिका चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र की सेना के साथ भारत भी अपनी सेना भेजे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। इसके बजाय भारत ने अपनी सेना की मेडिकल कोर की एक टुकड़ी 7वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भेजी ताकि युद्ध में घायल लोगों की मदद हो सके। भारत ने कई बार ब्रिटेन की मदद से समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बार बार मसला एक मुद्दे पर आकर ठहर जाता था, युद्धबंदियों का मसला। अमेरिका उत्तर कोरिया के हाथ युद्धबंदी सौंपने को तैयार नहीं था। इस बीच भारत ने लगातार मध्यस्थता की कोशिश की और नवंबर 1952 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जो कि पास भी हो गया। इस प्रस्ताव के तहत एक आयोग का गठन होना था, जिसका नाम था न्यूट्रल नेशंस सुपरवाइजरी कमीशन या फिर NNSC। इस आयोग में 5 देश शामिल थे। पश्चिमी देशों की तरफ से स्वीडन और स्विट्जरलैंड, और चीन और रूस की तरफ से पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। इसके अलावा 5वां सदस्य भारत था। इस आयोग का काम क्या था? यह आयोग युद्धबंदियों की अदला बदली का काम देखने वाला था। इसके तहत मई 1952 में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन लिटिल स्विच, जिसमें दोनों खेमों ने घायल हुए युद्धबंदियों की अदला बदली की। लेकिन इसके बाद भी कई हजार युद्धबंदी बचे हुए थे जिनकी अदला बदली अभी होनी थी। इनमें से कई ऐसे थे जो अपने देश वापस नहीं लौटना चाहते थे। इन युद्धबंदियों को NNSC को सौंपा गया। NNSC की अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय सेना के प्रमुख जनरल KS थिमैया। भारत ने युद्धबंदियों की देखरेख के लिए एक फोर्स भेजी, इंडियन कस्टोडियल फोर्स या ICF। ICF में भारत के 6000 सैनिक शामिल थे और इसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल शंकरराव पांडुरंग पाटिल थोराट। इसके अलावा, जैसे कि हमने पहले बताया, भारतीय सेना की मेडिकल कोर की एक टुकड़ी भी कोरिया में तैनात थी। डिफेंस मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मिशन का ध्येय वाक्य था फॉर द ऑनर ऑफ इंडिया, यानी भारत के गौरव के लिए। ICF की टुकड़ियों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें संदेश दिया था कि किसी भी हालत में उन्हें न्यूट्रल ही बने रहना है और केवल खुद की रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना है। लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू थॉमस, जो इस टुकड़ी का हिस्सा थे, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताते हैं, हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे थे। हमें बताया गया कि खाने के मेन्यू में बीफ है। चूंकि हम इसे नहीं खा सकते थे, इसलिए अमेरिकियों ने हमारे लिए दूसरे भोजन का प्रबंध किया। कोरियन प्रायद्वीप को बांटने वाली जो रेखा है उसे कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन या DMZ कहा जाता है। ये 4 किलोमीटर की एक पट्टी है जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। युद्ध विराम के बाद ये वो हिस्सा था जहां सशस्त्र बलों को जाने की इजाजत नहीं थी। DMZ के दक्षिणी हिस्से में युद्धबंदियों को कैंपस में रखा गया था और भारतीय कस्टोडियल फोर्स या ICF की टुकड़ियां भी यहीं पर तैनात थी। इस वजह से इस जगह को हिंद नगर का नाम दिया गया था। ICF के आने से पहले युद्धबंदियों के कैंप्स को अमेरिकी नियंत्रित कर रहे थे। इन्हें उन्होंने चिकन रन का नाम दिया था क्योंकि दिखने में वो मुर्गी के दड़बों जैसे दिखाई देते थे। ICF में तैनात भारतीय जवान याद करते हैं कि इन कैंप्स की देखभाल बिल्कुल आसान काम नहीं था। कड़ाके की ठंड पड़ती थी और अक्सर युद्धबंदियों के बीच लड़ाई भी हो जाती थी। इसके बावजूद उन्हें बल प्रयोग की मनाही थी। लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू थॉमस इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार हुआ यूं कि एक रोज कैंप के अंदर एक युद्धबंदी की लाश मिली। मेजर HS ग्रेवाल तहकीकात के लिए कैंप में घुसे, लेकिन वहां युद्धबंदियों ने होस्टेज बना लिया। तब भारतीय फौज की एक टुकड़ी को मामले में बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन पर लकड़ी और पत्थर से हमला हुआ, लेकिन अंत में सूझबूझ से मामला सुलझा लिया गया। इस सबके बीच NNSC की अध्यक्षता कर रहे जनरल थिमैया के सामने एक बड़ी चुनौती थी। युद्धबंदियों में से कई, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, अपने देश नहीं लौटना चाहते थे। इनका फैसला NNSC को करना था। दिसंबर 1953 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इन सैनिकों को मनाने की आखिरी कोशिश की गई। समय निकलता जा रहा था। अंत में 22,000 सैनिक अपने देश लौटने को तैयार हो गए, लेकिन 88 के आसपास ऐसे थे जो अंत तक राजी नहीं हुए। आखिर में जनरल थिमैया ने तय किया कि इन्हें भारत लाया जाएगा। 1955 तक इनमें से 6 वापस अपने देश लौट गए, लेकिन 82 ऐसे थे जिनमें से कुछ ने भारत को ही अपना घर बना लिया और बाकी दूसरे मुल्कों में चले गए। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान को कोरिया के लोग 21वीं सदी में भी याद करते हैं, खासकर मेडिकल कोर की सेवाओं को। इस युद्ध में घायल होने वाले आम नागरिकों को अमेरिकी सेना की मदद नहीं मिलती थी। ऐसे में इन लोगों की मदद भारतीय सेना की मेडिकल कोर करती थी। उन्होंने कोरिया में 4 अस्पताल बनाए, कोरियन डॉक्टर्स को ट्रेन किया और साथ साथ घायलों का इलाज भी किया। इस वजह से कोरिया में इन भारतीय सैनिकों को विशेष उपाधि मिली, एंजल्स इन मरून बेरे, यानी मरून टोपी वाले फरिश्ते।
इस युद्ध में योगदान के लिए 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के सैनिकों को 2 महावीर चक्र और 6 वीर चक्र दिए गए। वहीं जनरल थिमैया को पद्म भूषण से नवाजा गया। हमने पहले आपको बताया था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच DMZ नाम की एक पट्टी है। इस इलाके में इस युद्ध का एक स्मारक बना हुआ है जिसमें 22 देशों के झंडे लगे हुए हैं। इन सभी देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इनमें से एक झंडा भारत का भी है। कोरिया युद्ध में भारत के योगदान के चलते भारत गुट निरपेक्ष धड़े का एक बड़ा लीडर बनकर उभरा और माना जाता है कि यहीं से नेहरू आने वाले सालों में विश्व नेता के तौर पर उभरे। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।